नमस्ते, गुड मॉर्निंग। हाँ तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर। आज का टॉपिक है, टुडेज आवर टॉपिक इज ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट में मानव विकास के बारे में पढ़ेंगे। विकास मानव जो है, ह्यूमन डेवलपमेंट की जो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट को किस तरीके से, किन बेसिस पे मेजर किया जाता है, किस प्रकार से उसको लिया जाता है। हम यहाँ पर जब डेवलपमेंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर स्पेशली 2 वर्ड्स सामने आते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट में। एक होता है जिसको हम बोलते हैं ग्रोथ, और दूसरा आता है डेवलपमेंट। तो हमेशा ये जो बात होती है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट ये दो चीजें एक जैसी हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अगर हम इनको देखेंगे तो ग्रोथ वाली भी वृद्धि होती है, इंक्रीज होता है, और डेवलपमेंट मीन्स भी बढ़ना होता है, वृद्धि होती है। लेकिन इनमें बहुत एक डिफरेंस है। उस डिफरेंस को जानने की कोशिश करेंगे। ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो जो हम ग्रोथ की बात करते हैं तो ग्रोथ जो होती है वो क्वांटिटी होती है। पहली बात होती है कि क्वांटिटी होती है। क्वांटिटी होती है, जबकि डेवलपमेंट की बात करें तो ये क्वालिटेटिव होती है। ये क्वांटिटी यानी मात्रात्मक होती है, ये गुणात्मक होती है। ओके, जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो स्पेशली ग्रोथ जो होती है वो किसी भी प्रकार से हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। और पॉजिटिव। तो हमने देखा कि ये क्वांटिटी होती है, ये नेगेटिव और पॉजिटिव भी हो सकती है, और ये हमेशा क्वालिटेटिव होती है, और ये हमेशा पॉजिटिव ही रहती है। अब यहां पर बात आती है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होती है। ये मात्रात्मक होती है, गुणात्मक होती है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन ये हमेशा क्वालिटेटिव होगी और पॉजिटिव होगी। क्लियर। अब हम जब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ग्रोथ इसका मतलब नहीं है, ग्रोथ होने का मतलब नहीं है कि किसी व्यक्ति या किसी देश का डेवलपमेंट हो रहा है। ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है। इसमें जरूरी नहीं है कि ग्रोथ हो रही है तो डेवलपमेंट्स भी हो रहे हैं। ओके, लेकिन ये डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, लेकिन इससे हम ये पता नहीं लगा सकते कि डेवलपमेंट हो रहा है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम देखते हैं एक बच्चा है, वो जन्म लेता है, और जन्म लेने के साथ जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, उसका शरीर है वो बढ़ता है, इंक्रीज होता है। तो वो एक तरह से ग्रोथ है, उसकी ग्रोथ है, वो उसको ग्रोथ बोलेंगे। लेकिन हम अगर उसको बोले डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट के लिए हमें देखना पड़ेगा कि वो मेंटली क्या एज के साथ में उसकी मेंटली वो मैच्योर होता जा रहा है, उसकी जो मेंटलिटी है वो मैच्योर होती जा रही है। अगर किसी बच्चे की ग्रोथ के साथ साथ उसकी मेंटलिटी या उसकी बौद्धिक विकास नहीं हो रहा है, लेकिन शारीरिक विकास हो रहा है, तो हम कह सकते हैं ग्रोथ। लेकिन अगर उसका मेंटली ग्रोथ नहीं हो रही है, अगर वो बौद्धिक विकास नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है वो ग्रोथ में आएगा और डेवलपमेंट में नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही अगर उस व्यक्ति की ग्रोथ बॉडी के साथ में उसके जो भी चीजें हैं उनके साथ साथ उसकी मेंटली जो मैच्योरिटी आती है वो परिपक्व होता जाता है, बौद्धिक परिपक्व होता जाता है, यानी मेंटली स्ट्रॉन्ग होता जाता है, तो हम उस पर बोल सकते हैं कि वो डेवलप है।
ओके, डेवलप है। दूसरी बात करें तो हम देखते हैं कि कई कंट्री ऐसे होते हैं जिनकी इकोनॉमी बहुत बड़ी होती है। ओके, बहुत कंट्री ऐसे हैं जिनकी इकोनॉमी बहुत बड़ी लार्ज स्केल पे होती है। तो लार्ज स्केल होने का मतलब ये कोई कंडीशन नहीं है कि इसका मतलब है उस कंट्री का डेवलपमेंट हो चुका है, नहीं। क्या वहां पर ऐसा डेवलपमेंट हुआ? इकोनॉमी बहुत बड़ी है, ग्रोथ कर रही है इकोनॉमी, लेकिन ग्रोथ करने के साथ साथ क्या वहां पर डेवलपमेंट्स हुए? नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है। ग्रोथ जरूरी है, लेकिन इससे ये हम कतई या इससे हम ये कभी भी कंफर्म नहीं कर सकते कि वहां डेवलपमेंट हो रहा है। डेवलपमेंट के लिए वहां पर क्या होना चाहिए? क्वालिटेटिव डेवलपमेंट्स होने चाहिए, क्वालिटेटिव डेवलपमेंट्स होने चाहिए, और वो हमेशा पॉजिटिव होंगे। वहां पर वेलफेयर सर्विसेज होनी चाहिए, वेलफेयर कंडीशंस होनी चाहिए लोगों के लिए, ह्यूमंस के लिए। स्पेशली हम बात करते हैं यहां पर वेलफेयर ऑफ ह्यूमंस। यहां पर किस पे जोर दिया जाता है? डेवलपमेंट में, वेलफेयर ऑफ ह्यूमंस में। यहां पर मानव के कल्याण पे जोर दिया गया है। जब तक कोई भी डेवलपमेंट परिपक्व नहीं होता या कोई भी डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं होता, ग्रोथ के साथ साथ वहां पर वेलफेयर ऑफ ह्यूमंस ना हो, यानी जब तक कि वहां पर हम कैपेबिलिटी को इंक्रीज नहीं करें, लोगों की कैपेबिलिटी को, लोगों की क्षमताओं को नहीं बढ़ाएंगे, तो तब तक वहां पर डेवलपमेंट नहीं मानेंगे। इस डेवलपमेंट के लिए, वेलफेयर के लिए, उनके लिए एजुकेशन, उनके लिए हेल्थ, उनके लिए SS2 रिसोर्सेस, SS2 रिसोर्सेस या अपॉर्चुनिटीज भी बोल सकते हैं। तो ये होना जरूरी है किसी भी डेवलपमेंट के लिए। अब मेरी बात समझिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? ग्रोथ रिप्रेजेंट क्वांटिटेटिव मेजर, इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। डेवलपमेंट इज रेफर टू क्वालिटेटिव डेवलपमेंट, इट्स एवरेज टाइम इज पॉजिटिव। ये किस पे आधारित होती है? वेलफेयर ऑफ ह्यूमंस पे। ओके, वेलफेयर ऑफ ह्यूमंस पे। यहां पर वेलफेयर के अंदर हमने लिया एजुकेशन को, हेल्थ को, SS2 रिसोर्सेस एंड अपॉर्चुनिटी। जब ये सारी चीजें होंगी तो हम उसको कह सकते हैं डेवलपमेंट। क्लियर? डेवलपमेंट का मतलब समझ में आ गया। कोई भी ज्यादा बड़ी बात नहीं है डेवलपमेंट के और ग्रोथ के बीच का डिफरेंस जानने के लिए। ग्रोथ हमेशा क्या होती है? क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव होती है, जबकि वो क्वालिटेटिव होती है। जो ग्रोथ होती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ओके, लेकिन ये हमेशा पॉजिटिव होगी। इसमें वेलफेयर पे जोर दिया गया है, ह्यूमन के वेलफेयर पे जोर दिया गया है। उस वेलफेयर में उसकी एजुकेशन, उसकी हेल्थ और उसकी जो एसेस है अपॉर्चुनिटीज की या रिसोर्सेज की, उस पे जोर दिया गया। अगर ये सारी कंडीशंस जहां पर है तब हम कह सकते हैं कि वो डेवलपमेंट्स हैं। इस डेवलपमेंट को लेकर जो रिपोर्ट्स हैं वो रिप्रेजेंट की गई यूएनओ में। यूएनओ का डिपार्टमेंट है यूएनडीपी में। दो जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो साउथ ईस्ट एशिया के जो 2 इंपॉर्टेंट इकोनॉमिस्ट हैं, वर्ल्ड फेमस, उनके द्वारा इसकी रिपोर्ट है वो दी गई। इसमें यूएनडीपी, यूएन की एजेंसी है, उसके अंदर ये जो इकोनॉमिस्ट हैं ये है फर्स्ट चीज, इनका नाम है डॉक्टर
उल हक, ये पाकिस्तानी है और इन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए यूएनडीपी में एक रिपोर्ट पेश की और उस रिपोर्ट का जो बेस था वो था वेलफेयर ऑफ ह्यूमंस। इन्होंने किसके ऊपर जोर दिया कि मानव विकास के अंदर मानव कल्याण का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और इसके लिए जो मानव है उसकी जो अल्टरनेट्स हैं, उसके विकल्प हैं, वो विकल्प उसके पास होने चाहिए। उसके पास विकल्पों जो है उनको प्राप्त करने की छूट होनी चाहिए, उसके पास फ्रीडम होना चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, यानी जिससे उन विकल्पों को वो चुनकर अपना डेवलपमेंट कर सके। यानी यहाँ पर ये लार्ज चॉइसेस पे जोर देते हैं, यानी व्यक्ति के पास क्या होनी चाहिए, चॉइसेस होनी चाहिए, जिन चॉइस का वो इस्तेमाल करके अपने डेवलपमेंट को तय कर सके। ओके, तो इन्होंने यूएनडीपी, जो यूएनओ का यूएनडीपी, यूएनडीपी का मतलब होता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये यूएनडीपी है, इसमें इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। इसी तरीके से इनके जो एक मित्र हैं वो भी इकोनॉमिस्ट हैं और वो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, भारतीय मूल के हैं और उनका नाम है डॉक्टर प्रोफेसर सिंह। ये इंडिया के हैं। इन्होंने भी ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर जोर दिया और इनके साथ इन्होंने काम किया था यूएनओ के अंदर और इन्होंने भी अपनी रिपोर्ट पेश की थी। इन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट का जो बेस माना वो माना था फ्रीडम, यानी मानव के पास क्या हो, फ्रीडम हो, स्वतंत्रता हो, अपने विकल्पों को चुनने की उसके पास आजादी हो और जब वो अपने विकल्पों को, अपने अल्टरनेट्स को, अपनी चॉइसेस को वो चुनेगा तो उससे उसका डेवलपमेंट होगा, उस डेवलपमेंट को हम जान सकते हैं। क्लियर? ये दो बातें इनके द्वारा प्रस्तुत की गई और इनके द्वारा जो अपनी रिपोर्ट्स थी, इनके द्वारा जो रिपोर्ट थी वो रिपोर्ट यूएनडीपी में 1990 में प्रस्तुत की गई, प्रेजेंट की गई। इनके द्वारा जो रिपोर्ट थी ह्यूमन डेवलपमेंट की वो 1990 में प्रेजेंट की गई। इस प्रकार से यूएनडीपी ने अपनी पहली जो एसडीआई थी, एसडीआई का मतलब होता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट या इंडेक्स जो था एसडीआई, वो एसडीआई प्रेजेंट किया 1990 में। ओके, इन्होंने जो रिपोर्ट दी थी उसके बेस पे यूएनडीपी ने 1990 में अपनी पहली एसडीआई रिपोर्ट थी, वो एसडीआई रिपोर्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, उसको रिप्रेजेंट पेश किया। अब जब हम किसी भी जगह की यानी किसी भी कंट्री के मानव के विकास की गणना करते हैं या मेजरमेंट करते हैं, इस मेजरमेंट में किसके बेस पे करते हैं मेजरमेंट? एसडीआई, एसडीआई का मेजरमेंट यानी ह्यूमन डेवलपमेंट हम किसके बेस पे देखते हैं? एसडीआई इंडेक्स में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को किसके बेस पे देखते हैं? तो यहां पर इस इंडेक्स में लेने के लिए, किसी भी कंट्री को जानने के लिए, वहां के लोगों के विकास को जानने के लिए स्पेशली इसमें एक रैंक दी जाती है, पूरे वर्ल्ड के लोगों की एक रैंक बनाई जाती है, उसमें के अनुसार उनको रैंक दी जाती है और उस रैंक से पता किया जाता है कि कौन सा कंट्री एसडीआई जो रिपोर्ट है उसमें कौन सी रैंक पे है। तो इस रैंक को जो मार्किंग होती है वो 0 से लेके 1 होती है, यानी इसकी जो रैंकिंग दी जाती है वो 0 to 1 दी जाती है।
जीरो जो है वो लोवेस्ट कंडीशन को दर्शाता है, यानी लोवेस्ट कंडीशन को शो करता है जीरो। तो हम जब कोई भी कंट्री है वहां का ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत लो होता है, बहुत ही बुरी कंडीशन में है, बहुत लोवेस्ट है, तो उसको हम जीरो रैंकिंग देते हैं। लेकिन वर्ल्ड में ऐसा कोई भी कंट्री अभी नहीं है जिसको जीरो मिला हो, क्योंकि कोई ना कोई कंट्री कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो डेवलपमेंट करता ही है। तो इसलिए जीरो ना तो कभी जीरो मिलता है किसी कंट्री का, ना वन मिलता है। अगर हम वन की भी देखें तो पूरी दुनिया के अंदर अगर हम किसी भी कंट्री की स्टडी करते हैं तो हमें एसडीआई रिपोर्ट में कोई भी 100% वन रैंकिंग, वन पॉइंट वाला कोई देश नहीं मिलेगा, क्योंकि किसी भी देश को अगर हम देखेंगे तो वहां कुछ ना कुछ शॉर्टफॉल्स मिलेंगे, कमियां मिलेंगी। इसलिए मोस्टली जो मेजरमेंट होता है वो जीरो और वन के बीच में होता है, यानी इनके बीच में होता है, इसमें रैंकिंग दी जाती है। और रैंकिंग देने के लिए क्या किया जाता है, किसके बेस पे दी जाती है? बच्चों ये ध्यान रखने वाली बात है, ये जो मेजरमेंट किया जाता है इसमें रैंक दी जाती है जीरो से वन के बीच में जो कंट्रीज होते हैं उनको, और इसके अंदर जो मेन इसमें लोगों के वेलफेयर को देखा जाता है। सबसे पहले देखा जाता है हेल्थ को। अब जब हेल्थ को देखा जाता है तो हेल्थ में स्पेशली किस चीज को देखते हैं ये लोग? हेल्थ में ये देखते हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी जीवन प्रत्याशा, यानी जैसे फॉर एग्जांपल किसी कंट्री में किसी बच्चे ने जन्म लिया और उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, 30 ईयर या 40 या 50 या 70। अगर किसी कंट्री की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी शॉर्ट है, इसका मतलब वहां पर डेवलपमेंट्स हुए नहीं है, इसका मतलब वहां पर मेडिकल फैसिलिटीज है वो कम है, तो इसका मतलब वहां डेवलपमेंट में भी बहुत कुछ बाकी है। लेकिन जहां पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी हाई होती है, वो एक पैमाना होता है, यानी जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हर कंट्री की एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी को यहां देखा जाता है, उसके बेस पे एसडीआई में उसको रखा जाता है कि किसी कंट्री की कितनी है। हो सकता है किसी कंट्री की 50 हो, किसी 50 to 55 हो, किसी की 60 to 65 हो, किसी की 70 हो, किसी की 70 अबव हो, तो उनको उस अकॉर्डिंग एसडीआई में रखा जाता है। इस प्रकार से हेल्थ में लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बात आती है एजुकेशन की। जब हम एसडीआई रिपोर्ट तैयार करते हैं, की जाती है जब हम यूएनओ के द्वारा, तो उसमें एजुकेशन को भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस इंपॉर्टेंट रोल के अंदर, एजुकेशन के अंदर ये देखा जाता है कि वहां पर जो एडल्ट पॉपुलेशन है उसकी लिटरेसी को देखा जाता है, एडल्ट लिटरेसी रेट को देखा जाता है कि वहां व्यस्त साक्षरता दर कितनी है। अगर किसी कंट्री की व्यस्त साक्षरता दर यानी एडल्ट जो लिटरेसी रेट है अगर डाउन है तो उसको रैंकिंग में लो जाएगा। अगर किसी कंट्री की एडल्ट लिटरेसी रेट अगर हाई है तो उसको एसडीआई में ऊपर मिलेगा। तो यहां पर हम देखते हैं, क्या देखते हैं, एडल्ट literacy, adult literacy and इसमें दो चीजें ली जाती है एजुकेशन में। पहला तो है ये लिया जाता है कि वहां की एडल्ट लिटरेसी रेट क्या है, यानी रेट क्या है। दूसरा है वहां का एनरोलमेंट स्कूल्स में क्या है, यानी एनरोलमेंट का मतलब होता है कि वहां पर जो प्रवेश है स्कूल में बच्चों का वो कितना है। उसके आधार पर, उसके बेस पे ये एसडीआई रिपोर्ट तैयार की जाती है। तीसरा जो है
एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज, यानी एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज, वहां पर व्यक्ति के लिए अवसरों की उपलब्धता कितनी है। अगर वहां व्यक्ति को अपनी कैपेबिलिटी, अपनी जो वेलफेयर के लिए, अपने क्षमता को बढ़ाने के लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं, अवसर हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो स्पेशली अगर हम एसडीआई की बात करें तो एसडीआई के अंदर मैंने बताया एसडीआई उसको मेजर किया जाता है 0 to 1, और 0 to 1 के बीच में इसको रैंक मिलती है, और इसका मेजर करने का मेन जो बेस है वो हेल्थ है, एजुकेशन है, एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी है। इसमें स्पेशली देखा जाता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी को, लाइफ जीवन प्रत्याशा को, यहाँ पर व्यस्त साक्षरता दर को और स्कूलों में प्रवेशांक को देखा जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी, वहां रहने वाले जो लोग हैं, जनता है, उसके पास कितने अवसर है अपनी क्षमता को बढ़ाने के। इनके बेस पे एसडीआई रिपोर्ट तैयार होती है और ये यूएनडीपी के द्वारा तैयार की जाती है। यूएनडीपी जो यूएनओ का एक एजेंसी है उसके द्वारा, और इसका श्रेय किसको जाता है, इस रिपोर्ट को तैयार करने का स्पेशली जाता है डॉक्टर महबूब उल हक, जो पाकिस्तान के हैं, जिन्होंने अपने बात को रखा, अपनी कॉन्सेप्ट को रखा और उसके बेस पे एसडीआई। और इसी तरीके से प्रोफेसर अमर्त्य सेन है, उन्होंने भी ह्यूमन डेवलपमेंट पे काफी जोर दिया, और ह्यूमन डेवलपमेंट में उन्होंने जोर दिया फ्रीडम पे, यानी जो चॉइसेस हैं, जो अल्टरनेट्स हैं, उनकी स्वतंत्रता हो मानव के सामने, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा अपनी कैपेबिलिटी को बिल्डअप कर सके। ओके, अब हम बात करते हैं इन सब चीजों को जानने के बाद में मैं आता हूं कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो होता है उसके स्पेशली 4 पिलर्स होते हैं, 4 पिलर होते हैं। सेम इसी तरीके से जैसे कोई भी स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए उसको पिलर्स की आवश्यकता होती है, सेम इसी तरीके से ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए 4 पिलर्स हैं। इन 4 पिलर्स के अंदर क्या है, पहला इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या होता है, समता। समता यानी यहां पर जो लोग रहते हैं उनके बीच में जो रिसोर्सेस हैं, उन रिसोर्सेस पे या जो अपॉर्चुनिटीज हैं, उन अपॉर्चुनिटीज को प्राप्त करने की समानता हो, यानी इक्विटी का मतलब होता है समानता, इक्वल एक्सेस अपॉर्चुनिटीज, इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज, यानी समान अवसर। यानी यहां पर लोगों के सामने क्या होना चाहिए, इक्विटी होनी चाहिए, इक्वल एक्सेस होना चाहिए अपॉर्चुनिटीज का। इसमें किसी तरीके का इनकम, कास्ट, रेस, क्रीड, रिलीजन या रिच या पुअर, इसके बेस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। सभी के पास में जो रिसोर्सेस हैं या जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनका समान अवसर हो। क्लियर, समझ रहे होंगे आप। समता का मतलब है इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज, लोगों के सामने समान अवसर हो, किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, ना जात, किसी कास्ट पे, क्रीड पे, रिलीजन पे, पुअर्टी पे, ओके, या किसी अदर चीज को लेकर सबके पास समान अवसर होना चाहिए। दूसरी बात है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कंटिन्यूटी।
कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब होता है कि लगातार या सतत बना रहना, यानी उसकी कंटिन्यूटी बनी रहे। तो इसमें ये जोड़ दिया गया, सस्टेनेबिलिटी का मतलब है कि वहां पर उन अपॉर्चुनिटीज का सतत बना रहना, यानी उनका सस्टेनेबिलिटी, उनकी कंटिन्यूटी का बना रहना, ताकि उनका ह्यूमन डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल हो। ओके, इसके अंदर ये कहा गया है कि जो हमारी अपॉर्चुनिटीज है, जो रिसोर्सेस है, उन रिसोर्सेस का हम इस तरीके से उपयोग करें या इस तरीके से हम उनका यूटिलाइज करें कि आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए जो रिसोर्सेस है, जो अपॉर्चुनिटीज है, वो बनी रहे और उनको भी उसका लाभ मिले। ऐसा नहीं कि हम जो अपॉर्चुनिटीज है हम केवल अपने हित के लिए उनका उपयोग कर लें और भावी जो जनरेशन है, भावी जो पीढ़ी है, उसके लिए समस्याओं का सामना करना पड़े। तो इसमें इस पे जोड़ दिया गया सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कंटिन्यूटी। क्लियर? तो पहला एसेस टू अपॉर्चुनिटी, दूसरा कंटिन्यूटी ऑफ अपॉर्चुनिटी या रिसोर्सेस, और तीसरा है जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्ट। ओके, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है लेबर, ह्यूमन लेबर। यहां पर प्रोडक्ट से मतलब है ह्यूमन लेबर, यानी यहां पर क्या बताया है, प्रोडक्ट उत्पादक धन से मतलब है यहां पर ह्यूमन लेबर। हमारे ह्यूमन लेबर को हम पर्याप्त इतनी दक्षता प्रदान करें, इतनी कैपेबिलिटी प्रदान करें, हम उसके अंदर उसके लिए बहुत सारे अवसर प्रदान करें जिससे उसके अंदर स्किल डेवलपमेंट हो और वो ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सके। इसके लिए हम ट्रेनिंग वगैरह उनको दे सकते हैं, एजुकेशन दे सकते हैं, उनके हेल्थ पे ध्यान दे सकते हैं। तो उनकी कार्य करने की क्षमता क्या होगी, बेहतर होगी, और उससे वो एक प्रोडक्ट होगा ह्यूमन लेबर। तो इसमें ह्यूमन लेबर पे जोर दिया गया। ह्यूमन लेबर कैपेबिलिटी जो है उसको बढ़ाने पर, बिल्डिंग ऑफ कैपेबिलिटी ऑफ ह्यूमंस, यहाँ पर जो कैपेबिलिटी है ह्यूमंस की उसको बढ़ाने पे जोर दिया गया है। ह्यूमन लेबर को बढ़ाने पे, उसके स्किल के ऊपर ध्यान दिया गया है। इसके लिए उसके हेल्थ पे, उसके एजुकेशन पे, उसके ट्रेनिंग पे, इन पे विशेष तौर से उनके लिए जोर दिया गया है, जिससे कि वो एक बेहतर तरीके से ह्यूमन लेबर बन सके। क्लियर? नेक्स्ट जो है वो है एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट का मतलब है सशक्तिकरण। व्यक्ति के पास क्या है कि उसके पास परचेजिंग पावर हो, यानी उसके पास बहुत ज्यादा अल्टरनेट्स हो, कैपेबिलिटीज हो, जिससे वो जो उसकी कैपेबिलिटी हो वो बिल्ड हो, और उससे जो उसकी एम्पावरमेंट हो वो सशक्त हो, और उसको उसकी परचेजिंग पावर बढ़े, और वो ज्यादा से ज्यादा इन चीजों को यूटिलाइज कर सके उन परचेजिंग पावर से। तो इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए इन 4 इंपॉर्टेंट बातों पर ध्यान दिया गया है। पहला इक्विटी, दूसरा सस्टेनेबिलिटी, तीसरा प्रोडक्ट, और चौथा है एम्पावरमेंट। क्लियर? इनके ऊपर उसने काफी जोर दिया है। ये 4 पिलर्स हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के। क्लियर? अब हम बात करते हैं
यानी अप्रोचेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी मानव विकास के उपागम, इसके ऊपर इसके बारे में बताया गया। यानी यहाँ पर कुछ अप्रोचेस बताई गई हैं, जिसमें पहली अप्रोच है इनकम, क्लियर, आय जिसको बोलते हैं। दूसरी है वेलफेयर, तीसरी है बेसिक नीड्स, और तीसरी है कैपेबिलिटी। ये 4 पिलर्स हैं किसके, सॉरी 4 अप्रोचेस हैं किसकी अप्रोचेस है, ह्यूमन डेवलपमेंट। ओके, जिस तरीके से आपने देखा कि 4 पिलर्स थे, जिनमें इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्ट और एम्पावरमेंट, ऐसे ही यहाँ 4 उपागम दिए गए हैं अप्रोचेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट की, इनकम, वेलफेयर, बेसिक नीड्स एंड कैपेबिलिटी। इनकम से मतलब होता है आय। जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं तो इसमें इनकम का एक बहुत बड़ा रोल होता है। क्या इनकम के बेस पे हम कह सकते हैं कि वो ज्यादा डेवलप है? यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, सपोज कीजिए किसी कंट्री में किसी पर कैपिटा इनकम 1 लाख है, दूसरे कंट्री में भी पर कैपिटा इनकम 1 लाख है। यहां से इनकम दोनों देशों में एक अच्छी मानी जा रही है कि 1 लाख है, लेकिन ये जो व्यक्ति है ये अपनी इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा अपने जीवन में अपनी हेल्थ, एजुकेशन और अदर चीजों के लिए एक्सपेंड करता है, खर्च करता है, स्पेंड करता है अदर चीजों के लिए। यानी ये व्यक्ति है अपने 1 लाख रुपए को बहुत सारी चीजों पे स्पेंड करता है, खर्च करता है, और ये व्यक्ति अपनी इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा केवल सेविंग के अंदर यूटिलाइज करता है, हेल्थ और एजुकेशन पे कुछ नहीं करता है। तो इससे आपको पता चल रहा है कि यहां पर डेवलपमेंट क्या है। मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि इनकम का बहुत बड़ा रोल है डेवलपमेंट, यानी लेकिन खाली इनकम से ही हम नहीं देख सकते। अगर हम इंडिया की बात करें तो पर कैपिटा इनकम अगर हम देखें तो पंजाब ज्यादा है और देन केरला से पंजाब की जो इनकम है वो ज्यादा है पर कैपिटा इनकम। लेकिन अगर केरला के अंदर हम एजुकेशन को देखें, अगर मोर्टेलिटी रेट को देखें, तो ये एजुकेशन है वहां पर लो है, ये हाई मोर्टेलिटी रेट है, यहां पर हाई एजुकेशन है, यहां पर लो मोर्टेलिटी रेट है, यहां पर कैपिटा इनकम हाई, यहां पर लो पर अब देख रहे हो केरला और पंजाब में हमने देखा कि यहां लोग इनकम में तो बहुत ज्यादा है, हाई है, यहां पर लो है। लेकिन अगर हम देखें तो वहां एजुकेशन पंजाब में, वहां साक्षरता की जो रेट है, लिटरेसी रेट है, वो केरला के कंपैरिजन में बहुत कम है। दूसरी बात करें अगर हम देखें मोर्टेलिटी रेट्स की, तो मोर्टेलिटी रेट्स है पंजाब में ज्यादा है जबकि केरला में कम है। अगर इस तरीके से अगर हम देखें केवल इनकम ही बेस नहीं होता किसी भी डेवलपमेंट का। ये नहीं है कि
डेवलपमेंट में इनकम का कोई रोल नहीं है, इनकम का बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन एक अकेली इनकम के बेस पे हम किसी को भी डेवलप्ड नहीं कह सकते। डेवलपमेंट्स के लिए इनकम के साथ साथ अदर फैक्टर्स का भी होना जरूरी है। मेरी बात समझ में आ रही है? इनकम तो है इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट में, इनकम के बिना डेवलपमेंट नहीं हो सकता। इनकम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ डेवलपमेंट, बट अदर फैक्टर इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो आपको मैंने एग्जांपल के थ्रू ये बताया कि खाली इनकम, देखिए इनकम यहाँ ज्यादा है लेकिन डेवलप केरला ज्यादा है। अगर हम एसडीआई रिपोर्ट देखेंगे तो पंजाब से हायर रैंक पे है केरला। ओके, अब बात करते हैं वेलफेयर की। वेलफेयर कल्याण, ये इसके अंदर जो लोग होते हैं उन लोगों के कल्याण पे ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए, जैसा कि किसने कहा है, जैसा कि महबूब उल हक ने कहा है कि जो भी प्रोग्राम्स बनते हैं, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज बनती हैं, उनका सेंटर पॉइंट कौन होना चाहिए? ह्यूमन होना चाहिए। यानी ह्यूमन सेंटर पॉइंट होना चाहिए। जितनी भी एक्टिविटीज होती है उन एक्टिविटीज को केंद्र में, सेंटर में किसको रखना चाहिए? ह्यूमन को रखना चाहिए, और उसके वेलफेयर के लिए, उसके कल्याण पे ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए। समझ में आया? इसमें उन्होंने वेलफेयर, जैसे हम बात करते हैं कि इसमें वेलफेयर के लिए ज्यादा जो रोल है वो इसमें किसको दिया गया है? सरकार को रोल दिया गया है। गवर्नमेंट का रोल जो है वो बहुत बड़ा रोल लगता है इसके अंदर। इसमें गवर्नमेंट का जो है वो काफी बड़ा रोल होता है। इसमें ह्यूमन का पार्टिसिपेंट कम होता है। इसके अंदर गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा वेलफेयर प्रोग्राम्स पे खर्च करना चाहिए, जिसका ह्यूमन है वो उपयोग कर सके। यानी वेलफेयर की सारी जिम्मेदारी है वो किसको होती है? सरकार को होती है, और ह्यूमन उसको एक तरह से रिसिपिएंट होता है, उसको ग्रहण करने वाला होता है। मान लो इसमें कोई पार्टिसिपेट नहीं करता, सरकार को अपना एक बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर है वो वेलफेयर पे करना चाहिए। सिविक एमिनिटीज हैं, सोशल जो फैसिलिटीज हैं, या जो है और अदर चीजें हैं, उनके ऊपर सरकार को सड़कें हैं, रोड्स हैं, या सिविक एमिनिटीज अदर आती है, इलेक्ट्रिसिटी है, एजुकेशन है, मेडिकल है, इन सब चीजों पे सरकार को ज्यादा से ज्यादा खर्च करना चाहिए, एक्सपेंडिचर करना चाहिए, और उसका लाभ किसको मिले? लोगों को मिले। ये उनका मानना है वेलफेयर। दूसरा है, ये है बेसिक नीड्स। बेसिक नीड्स जो ILO है, यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उसके अनुसार बताया गया है कि मानव की 6 इंपॉर्टेंट क्या है? नीड्स है। वो नीड्स उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उन नीड्स का होना जरूरी है, जिसके बेस पे हम बता सकते हैं डेवलपमेंट को। जैसे ये नीड्स हो गई, कौन कौन सी नीड्स हो गई है? जैसे फूड के बाद में हेल्थ के बाद में एजुकेशन के बाद में वाटर सप्लाई, फूड, हेल्थ, एजुकेशन, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन एंड हाउसिंग। इन 6 बेसिक नीड्स पे इसमें जोर दिया गया है। फूड, हेल्थ, एजुकेशन, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन एंड हाउसिंग। ये इंपॉर्टेंट बेसिक नीड्स है जो डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। यानी किसी भी डेवलपमेंट के लिए वहां पर भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, जलापूर्ति और साफ सफाई और आवास इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं
कैपेबिलिटीज, क्षमता। यहां पर इस कैपेबिलिटीज में सबसे पहला आता है फ्रीडम। ह्यूमन डेवलपमेंट की जो फ्रीडम का जो कॉन्सेप्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, वो अमर्त्य सेन ने प्रस्तुत किया। अमर्त्य सेन ने कहा मानव के सामने स्वतंत्रता हो, उसके पास जो विकल्प हैं, जो अल्टरनेट्स हैं, जो चॉइसेस हैं, उनको वो चुने और अपनी कैपेबिलिटी को इंक्रीज करे। ओके, वो जब अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ाएगा तो उससे क्या होगा, वो काफी ज्यादा पावरफुल होगा, एम्पावर होगा, सशक्त होगा और उसका लाभ उसको डेवलपमेंट में मिलेगा। इससे डेवलपमेंट का भी लाभ होगा और उसका स्वयं का भी लाभ होगा। इसलिए कैपेबिलिटी को बढ़ाना जरूरी है। कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या होना चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए। और फ्रीडम किसका होना चाहिए, उसके सामने जो चॉइसेस हैं उन चॉइसेस को उसको चयन करने का, चुनाव करने का उसको हक होना चाहिए, जिसको वो अपने लिए उपयुक्त समझे उन अपॉर्चुनिटीज को, यानी उसके पास में एसेस होना चाहिए अपॉर्चुनिटीज का, ताकि वो अपनी क्षमता को, अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ा सके और डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सके। ऐसा अमर्त्य सेन ने ये कॉन्सेप्ट दिया है। इस तरीके से हमने अप्रोचेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट को देखा। हमने देखा आपको 4 पिलर्स देखे हमने, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट के मेजरमेंट्स देखा, ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस देखा। इस तरीके से ये मैं टॉपिक है यही समाप्त करना चाहूंगा। अगर फिर भी अगर आपको कोई बात या कोई कॉन्सेप्ट अगर प्रॉब्लम कर रहा है या नहीं समझ में आया है तो दोबारा से मुझसे कांटेक्ट करके या कमेंट बॉक्स में जाकर मेरे को लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। ओके, बाकी आगे हम नेक्स्ट टॉपिक करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।